हाँ जी क्लास, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर ग्रेविटेशन चैप्टर का, क्लास 9th का फिजिक्स का। इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ये पूरे स्पेस में एग्जिस्ट करता है, अर्थ के ऊपर भी एग्जिस्ट करता है, और ये क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी टेरेस्ट्रियल बॉडी सबको होल्ड करके रखता है। न्यूटन ने इस लॉ के बारे में भी हमको एक्सप्लेन किया था कि भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, जो स्पेस में और अर्थ में काफी कॉमन है। आज हम इसके बाद का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम हमारे पास आता है, ये क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस किए थे, और वो है ग्रेविटेशन और न्यूटन का थर्ड लॉ। अगर आपको न्यूटन का थर्ड लॉ याद हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूं कि लॉ क्या कहता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एंड बोथ एक्शन एंड रिएक्शन takes place on different bodies। तो लॉ क्या कहता है, हर एक्शन के लिए एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होती है, और दोनों एक्शन और रिएक्शन जो है वो अलग अलग बॉडीज पर होता है ना। तो जब कोई इंसान बंदूक चलाता है ना, एक फायर करता है बेटा, ठीक है, तो बुलेट आगे की तरफ जाती है, लेकिन अगर आपने देखा होगा गन जो है वो पीछे की तरफ क्या करती है बेटा, रिकॉइल करती है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है हर काम के लिए एक इक्वल और ऑपोजिट काम भी होता है, हर काम के लिए एक इक्वल और ऑपोजिट काम जो है वो भी होता है। और ये दोनों काम जो होते हैं, ये दोनों वर्क जो होते हैं बेटा, वो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं। इसको बेटा हम क्या कह सकते हैं, फोर्स के नाम से जान सकते हैं। और इस रिलेशन के साथ रिलेट करने वाले हैं। कैसे रिलेट करने वाले हैं, जरा ये देखिए बेटा। तो जब याद है बेटा, न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल गिरा था और न्यूटन ने कहा था कि भाई ये एप्पल अर्थ की तरफ क्यों खींचा जा रहा है, ठीक है। तो न्यूटन के पास एक और सवाल आया था, वो ये था कि ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि ऐसा क्यों होता है कि जो एप्पल है वो अर्थ की तरफ जाता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि अर्थ एप्पल की तरफ खिंचता हुआ चला जाए। क्योंकि जितना फोर्स बेटा एप्पल एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय एप्पल इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ। तो दोनों का फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एप्पल अर्थ के ऊपर जाता है। ये देखो ना बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो एप्पल और अर्थ के बीच में है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ और एप्पल के बीच में है, ये फोर्स तो दोनों बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एप्पल हमेशा अर्थ के ऊपर गिरता है या अर्थ की तरफ खिंचा हुआ चला आता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि अर्थ एप्पल की तरफ मूव करना शुरू कर दे। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है वो यहां पर आता है। हम कह सकते हैं कि एप्पल जो होता है वो अर्थ की तरफ गिरता है, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो ये बेटा पूरा क्या हो गया, एक्शन। तो बेटा एज अ रिएक्शन एप्पल को भी तो इक्वल फोर्स के साथ अर्थ को अट्रैक्ट करना चाहिए, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटा और यहां पर आ गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, की तरफ राइज करता हुआ कभी नहीं देख पाते, पर हम हमेशा ये देखते हैं कि एप्पल जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बेटा, वो अर्थ की तरफ गिरता है, अर्थ किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट के आसपास नहीं जाता। तो दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन जो हमारे पास आया है, जिसका हमें आंसर करना है, और बड़े ही सही तरीके से हम बेटा इसका आंसर करने वाले हैं। नाउ अब जरा देखो बेटा, जो फोर्स अर्थ लगाएगा, है ना, जो फोर्स एप्पल लगाएगा हम अर्थ के ऊपर,
उतना ही फोर्स अर्थ लगाता है बेटा एप्पल के ऊपर। दोनों फोर्सेस जो है वो दोनों बराबर है। तो बेटा लेकिन अर्थ का मास इतना ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू द मास ऑफ एप्पल कि बेटा अर्थ के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है बेटा वो ना के बराबर है। इसीलिए हम देखते हैं अर्थ जो होता है वो कभी भी एप्पल की तरफ राइज नहीं करता। सर कैसे? अब जरा देखो बेटा, तो फोर्स ऑन अर्थ एक्सर्टेड बाय एप्पल, तो बेटा फोर्स ऑन अर्थ इज इक्वल टू बेटा फोर्स एक्सर्टेड बाय एप्पल। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? अर्थ का मास इनटू अर्थ की एक्सेलरेशन विच इज इक्वलेंट टू बेटा किसके बराबर हो जाएगा? मास एप्पल का इनटू एक्सेलरेशन एप्पल की। बट बेटा अर्थ का मास इतना ज्यादा बड़ा है एप्पल के मास से, इस रीजन की वजह होती है वो बिल्कुल ना के बराबर है एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन जो एप्पल में प्रोड्यूस होती है जो इतनी ज्यादा है। तो बेटा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in earth is so very small that it is almost negligible, but produced in apple is very high and observable। वो हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा जिस चीज का मास इतना ज्यादा हो उसको मूव कराना बेटा बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जिसका मास हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इस वजह से हम देखते हैं कि एप्पल हमेशा अर्थ के ऊपर गिरेगा या कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ के ऊपर गिरेगा। अर्थ कभी भी किसी छोटे ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट या एक्सेलरेट नहीं करेगा। अट्रैक्ट जरूर करेगा पर वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया जिसका नाम क्या है? ग्रेविटी। तो बेटा अभी तक हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे थे, अभी हम ग्रेविटेशन की बात कर रहे थे बेटा, लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेविटी। तो बेटा ग्रेविटी आपने देखा होगा बेटा अर्थ के ऊपर भी है ज्यादा, मून के ऊपर कम है, स्पेस में तो ना के बराबर है। तो बेटा ग्रेविटी क्या होता है? एक्चुअली में ग्रेविटी एक फिनोमिना होता है अट्रैक्शन का अर्थ और किसी भी दूसरे बॉडी के बीच में। तो बेटा ग्रेविटी शब्द जो है वो आइडली, सिंस देखो बेटा हम अर्थ के ऊपर रहते हैं सारे, तो हम चीजों को बेटा स्पेस में अर्थ के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं। तो बेटा ग्रेविटी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ एक्सर्ट करता है किसी भी बॉडी के ऊपर बेटा उसे कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हाँ, जब हम मान लो मून पे चले गए तो बेटा ग्रेविटी मून की कहलाई जाएगी। वो अलग बात है कि बेटा मून का मास कम है तो मून की ग्रेविटी भी कम होगी क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगाएगा, और जिसका मास ज्यादा होगा बेटा उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बेटा फोर्स अभी हमने पढ़ा न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से G m1 इंटू m2 अपॉन r² होता है। तो बेटा इसी ग्रेविटी से हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं किस चीज का? फ्री फॉल का। अब ये क्या होता है बेटा फ्री फॉल? मान लो ये ग्राउंड है और ये एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की बेटा हाइट कितनी है? h, और आपने एक बॉल को इस हाइट से नीचे गिरा दिया। अब जब ये बॉल जिसका मास कितना है? mb, बेटा ये नीचे गिरना शुरू करेगी तो बेटा ये एक ऐसी फॉल शो करेगी जिसमें कोई रुकावट नहीं है, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल। फ्री फॉल से हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट किसका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। मतलब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, आई रिपीट, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉडी में क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन,
जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बेटा क्या करती रहती है, हर पल इंक्रीज करती रहती है। कहते हैं सारे ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ गिरते हैं, अर्थ का अलोन, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, फ्री फॉल। अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है बेटा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो बेटा उस फॉलिंग को हम क्या कहते हैं बेटा, फ्री फॉल, जिससे उस बॉडी में एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होती है, जिससे उसकी वेलोसिटी क्या करती है बेटा, हर पल इंक्रीज करती रहती है। तो बेटा एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, वो ये पढ़े हैं। ये एक्सिलरेशन होती है जो किसी भी बॉडी में प्रोड्यूस होती है जब वो फ्री फॉल शो कर रही होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। आई रिपीट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है बेटा, जब कोई बॉडी फ्री फॉल शो करती है तो उस फ्री फॉल में उसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है, वो किसकी वजह से होती है बेटा, एक्सेलरेशन की वजह से। उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से। और बेटा एक्सेलरेशन जो किसी भी गिरते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है, ध्यान से रखना, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन देयर मास। सर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आयरन बॉल आप ले लो बेटा, है ना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, और आप क्या ले लो, फेदर। तो बेटा आयरन बॉल ऐसे हो गई, फेदर हमारा ऐसे हो गया। आप इन दोनों को सेम हाइट से गिराओ बेटा, निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, है ना, एयर रेजिस्टेंस को हम अगर मान लेते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब हम वैक्यूम ले लेते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट बेटा सेम टाइम पे अर्थ के सरफेस के ऊपर पहुंचेंगे। आई रिपीट, दो ऑब्जेक्ट किसी भी मास के हो, हल्का हो बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एयर नहीं होनी चाहिए, अगर आप ऊपर से नीचे गिराओगे तो बेटा वो सेम टाइम पर बेटा अर्थ के सरफेस को हिट करेंगे। इसलिए बेटा हम कहते हैं कि फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है, वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती, चाहे वो हल्का हो चाहे वो बड़ा हो। अगर वैक्यूम है, अगर एयर रेजिस्टेंस है, तो वो अर्थ के सरफेस पर सेम टाइम पे। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए बेटा, ये एक पैराशूट से बेटा इन्होंने जंप कर दिया। जब ये पैराशूट से जंप करते हैं तो बेटा अर्थ इनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से बेटा ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है अर्थ की। और उस ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे आती है, अब हम इसी को पढ़ने वाले हैं। अब देखो बेटा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो बेटा, न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ की वजह से हमने देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय अर्थ किसी भी बॉडी के ऊपर हम कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से। तो अगर अर्थ बेटा किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करता है, अर्थ और दूसरी बॉडी के बीच में जो फोर्स होता है वो हम ऐसे निकालते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। अब देखो बेटा, यहाँ पे दो डिस्टेंसेस ले लिए मैंने, एक ले लिया आर। अब बेटा यहाँ पे आर क्या है, आर इज क्या, रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। ये तो आर का रेडियस जो है बेटा वो क्या है, फिक्स्ड है। अच्छा छोटा आर क्या है, आर इज, छोटा आर इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड बॉडी। अच्छा अब वो कहीं पे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। हम इसलिए आर या छोटा आर हो, इन दोनों को हम एक ही उससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वो क्या होता है, स्मॉल। नाउ न्यूटन के सेकंड लॉ की वजह से जो क्या कहता है बेटा, फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो बेटा इस फोर्स जो होता है बेटा एफ, वो किसके बराबर हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो बेटा ये वाला फोर्स क्या आ गया बेटा, जो हमारे पास न्यूटन का जो सेकंड लॉ था, F इज इक्वल टू m इंटू ए, ये क्या हो गया, न्यूटन्स
सेकंड लॉ। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन को हमने क्या कर दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बेटा ये दोनों फॉर्मूले फोर्स के ही तो है, आप इन दोनों को इक्वेट कर दो। जब हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mg इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या काउंट कर लो, m जो है बेटा वो m2 के बराबर है ना सर। वो कैसे, क्योंकि बेटा m1 क्या है, m1 इज मास ऑफ अर्थ, ये तो बेटा फिक्स्ड है। और m2 क्या है, इट इज मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। वही बॉडी का मास है, एक तरफ m2 कर रहे हैं एक तरफ m कर रहे हैं, तो बेटा ये कैंसिल हो गया। अगर ये कैंसिल हो गया तो बेटा किसी भी प्लैनेट पर या हेवनली बॉडी पर अगर आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी हो उस सेलेस्टियल बॉडी की, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। दिस फॉर्मूला tells us how to calculate acceleration due to gravity of any celestial body। जैसे बेटा अगर अर्थ का निकालना है तो अर्थ का मास प्लेस कर देंगे डिवाइडेड बाय अर्थ का रेडियस। सर कैसे, ये देखो हम बताते हैं आपको एक बार निकाल के। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी। अब देखो हमारे पास अर्थ का मास जो है वो कितना आता है, अब जी की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई जी, ठीक है। अर्थ का मास कितना होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और अर्थ का रेडियस जो है वो होता है बेटा 6400 किलोमीटर। आपको पता है आप जिस अर्थ के सरफेस पर स्टैंड करते हैं वहां से लेके अगर हम अर्थ के सेंटर तक जाए तो बेटा 6400 किलोमीटर नीचे है वो, सिर्फ बिल्कुल स्ट्रेट 6400 किलोमीटर नीचे है बेटा वो। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। उसको हमने बेटा मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इन वैल्यूज को अगर हम बेटा प्लेस करते हैं यहाँ पर और इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू जो है वो कितनी आती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। कभी कभार हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको राउंड ऑफ करके 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो भी ले सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी प्लैनेट की या किसी भी सैटेलाइट की, है ना। जो सेलेस्टियल बॉडी जो क्या कहते हैं हमारी नेचुरल सैटेलाइट्स है, मून हो गया, जुपिटर वगैरह, प्लैनेट्स वगैरह, सन हो गया, कुछ भी हो गया, किसी भी हेवनली बॉडी की बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा इसके साथ कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी है। अब वो क्या क्या है ये देखिए। कभी कभार अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम जी की वैल्यू बेटा कितनी ले लेते हैं 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मान लीजिए कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है मतलब ड्रॉप होती है तो बेटा एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है ड्यू टू ग्रेविटी की वो ये होती है। तो ड्रॉप करने पर बेटा याद रखना जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है क्योंकि वो अर्थ की तरफ खींची हुई आ रही है। लेकिन अगर आप एक बॉडी को क्या कर देते हैं बेटा, थ्रो कर देते हैं नीचे से ऊपर, तो बेटा वो उसको रोकने की कोशिश करती है। इसलिए याद रखना बेटा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, है ना। अब देखो आपने एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका तो बेटा धीरे धीरे उसकी स्पीड बेटा क्या करेगी, कम होगी क्योंकि अर्थ उसको नीचे खींच रहा है। लेकिन जब आप किसी ऊपर की बॉडी को, है ना, जब आप किसी एक बॉल को यहां पे ड्रॉप करते हो तो जब आप उसको ड्रॉप करते हो तो बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे आता है क्योंकि वो बॉल नीचे की तरफ जा रही है। लेकिन अगर एक बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आएगा। इसलिए इस बॉल की स्पीड धीरे धीरे बेटा क्या होती रहती है, कम होती रहती है। और इस स्पीड कम होने को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। और बेटा रिटार्डेशन शब्द के लिए तभी तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन, क्योंकि स्पीड कम हो रही है। कहते हैं
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो उस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करते। आपने किसको ऊपर से नीचे ड्रॉप किया, किसको नीचे से ऊपर फेंका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पत्थर हो चाहे एक फेदर हो, दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड को टच करेंगे। अगर उनको हम सेम हाइट से ड्रॉप करेंगे, कंडीशन अप्लाई, नो एयर एडिशन, नो एयर फ्रिक्शन, ये कंडीशन पे होना चाहिए। या फिर क्या होना चाहिए बेटा, वैक्यूम होना चाहिए। तो उस केस में ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेबल होता है। एंड एक्सेलरेशन, सेलेस्टियल बॉडी का मास कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करती है कि उस सेलेस्टियल बॉडी का रेडियस कितना है। और ये भी याद रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा मैक्सिमम कहां पे होती है। अब ये देखो बेटा, जी की वैल्यू मैक्सिमम बेटा कहां पर होती है, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर। अगर आप अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो बेटा जी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। यहां पर जी की वैल्यू जो है बेटा वो क्या है, मैक्सिमम। अगर आप हाइट में राइज कर जाते हैं, है ना, आप अर्थ से ऊपर चले जाते हैं, तो बेटा ग्रेविटी कम में देखो, अगर आप यहां पर आ जाते हैं जी की वैल्यू कम हो जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप अर्थ के अंदर चले जाते हैं, लेट्स सपोज ये अगर अर्थ का सेंटर है तो आप इधर आ गए, तो बेटा यहाँ पे भी जी की वैल्यू जो है वो क्या है, कम है। तो जी की वैल्यू बेटा कम क्या होती है, अबव और बिलो सरफेस ऑफ अर्थ। तो बेटा अर्थ के ऊपर चले जाओ तो जी की वैल्यू कम हो जाती है, अर्थ के अंदर आ जाओ बेटा तो जी की वैल्यू कम हो जाती है, पर सरफेस पर अर्थ के जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, सबसे ज्यादा होती है। और अगर आप सेंटर में चले गए तो बेटा जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, है ना। मैक्सिमम सरफेस पर होती है अर्थ के, और जीरो जी की वैल्यू कब होती है बेटा, सेंटर ऑफ अर्थ में। अगर आप हाइट के ऊपर चले जाते हैं, सरफेस के अंदर आ जाते हैं बेटा, जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इस पे तो बेटा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, फिफ्थ वाले पे तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, बाकियों पे न्यूमेरिकल जो है वो आ सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस लेक्चर में बेटा हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी जो है वो समझ में आ गया। अगले लेक्चर में बेटा हम ग्रेविटी के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स ऐड ऑन करेंगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मिलेंगे बहुत जल्दी अगले लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।